बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तल्लुकात कशीदा हो गए हैं, उसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? क्या मुस्लिम लीग नून उससे कोई फ़ायदा उठा सकेगी या फिर पीपल्स पार्टी? उसका कोई इसमें मफाद वाबस्ता है इस सारे इशू से? इस पर बात करेंगे। और फिर अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन जो हैं, वो पाकिस्तान से होकर चले गई हैं, क्या दे गई हैं, क्या ले गई हैं, पाकिस्तानी हुकूमत क्या कह रही है और वो क्या कह रही हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आज, जैसे कल मैंने अर्ज़ किया था कि शहबाज शरीफ जो बैंकिंग कोर्ट है वहाँ पेश होंगे और फिर तस्दीक़ की इस्तदा करेंगे अपनी दरख्वास्त में। वो 30 बेल में वो 30 अक्टूबर तक उनकी और हमजा शहबाज की जो बेल है उसमें तस्दीक़ हो गई है। और आज FIA अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर सकी, तकरीबन साल के करीब हो गया है। इशू वही है 30-35 जो अकाउंट हैं उनका, कि जनाब ये ट्रांजैक्शन जो है मशकूक हैं, जाली हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी करप्शन वगैरह वगैरह। तो एंटी करप्शन विंग है वो, उन्होंने कहा जनाब ये तो वो एंटी करप्शन की इसमें तफात लगी हुई है, ये बैंकिंग क्राइम कोर्ट का केस नहीं बनता। ये दूसरी अदालत जज कहते हैं अच्छा चलो यार 30 अक्टूबर को इस पर भी बहस कर लेंगे, देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। जब ये महसूस करते हैं कि जज जब तंग आ गया है हमारी बहानेबाजियों से और मे भी ये कन्फर्म ही ना हो जाए इनकी बेल, तो फिर ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर दें, कभी जज तब्दील कर देते हैं अचानक, क्योंकि जब वफाक के ज़ेर इंतज़ाम अदालतें हैं तो वो खिदमात वापस कर सकते हैं जज की, या फिर अदालत चेंज करवाने के लिए ये दूसरों को ये कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का जज नहीं दिया जा सकता। और ख़ुद कितनी पेशियों के बाद इनको याद आया कि हो ऐसे अदालत तो केस नहीं आ गए। उधर से जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया जनाब 27 अरब का करप्शन और ये है तफसील जनाबे वाला। जैसे नवाज शरीफ ने कहा था ये हैं वो जो मनी ट्रेल दी थी उन्होंने असम्बली में, ये हैं वो ज़राए जनाब जहाँ से हमने वो बनाया है अपने असासे और जायदादें वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा जनाब ये हैं वो अकाउंट, ये जो डीट शर्म क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें इसके लिए, उसकी भी एक हद होती है। ये वही अकाउंट हैं, मैंने लेटर दिखाया था इनका जो इन्होंने लिखा था नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के नाम। उसमें इनकी कोई मिल, कोई कंपनी, कोई फर्म नहीं छोड़ी थी जिसका जिक्र नहीं किया था इन्होंने। इवन मरियम और नवाज शरीफ के जो रेफरेंसेस हैं उनका जिक्र भी उनमें किया हुआ था ख़त में। और अब वही अकाउंट सारे जो वहाँ इन्होंने कहा था जनाब ये मिले हैं और ये रमज़ान शुगर मिल और फ़लाँ मिल यहाँ के अकाउंटों में कुछ ट्रांजैक्शन हुई हैं मसनूई अपना गड़बड़ वाली, तो वो वही अकाउंट इन्होंने 30-35 जो हैं वो जनाब भेज दिए। ये देखें जनाब ट्रांजैक्शन हुई हैं, ये हैं वो है। और यही नैब का केस है। नैब में क्या केस है? यही केस है ना। इनको बिल्कुल, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें इनके लिए, वो नहीं है, खाली जगह आप मर्जी फिल कर लीजिए, वो है। इस तरह इनकी दलाइल और मनपसंद फ़ैसला लेने का जो तरीक़ाकार है, एक रशीद मुर्तज़ा क़ुरैशी होते थे, लाहौर हाई कोर्ट में वकील थे। उनके 2 बड़े करीबी अजीज़ जो है ना, वो जब उन्होंने वकालत शुरू की तो हाई कोर्ट के जज थे जब यंग थे। फिर वो बुज़ुर्ग हो गए, हमने तो उनको बुज़ुर्ग जब हो गए थे उस हालत में देखा हुआ है। अब भी फिर उनके एक और कज़न और अब भी उनके एक अजीज़ जो हैं वो हाई कोर्ट के जज हैं। यानी फैमिली, मैं बता रहा हूँ किस तरह की वो फैमिली है, बाहर से पढ़ के आए हुए थे वो। तो वो जिस दौर में हमने उन्हें अदालतों में देखा है, तो वो कोई भी केस होता था वो जनाब कराकल पाकिस्तान से शुरू होते थे और यहूदियों के एक फ़िरके तक जाते थे जो मुसलमानों के बड़ा करीब है और जिन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ पेश की थी। इस तरह की वो यहाँ से शुरू होकर उनके बड़े किस्से हैं, बड़े किस्से हैं। लेकिन जो इनके करीब करीब है वो मैं बात बताने लगा हूँ।
जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर होते थे, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं वो। तो उनकी अदालत में वो आए हैं, और जो आपने अगर देखा होगा कोर्ट को, तो एक गोल सा मेज, राउंड टेबल सा होता है आधा, तो उस पर वकला बैठे होते हैं, वहाँ आके ना वो बैठ गए। कोर्ट लगी हुई है, जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर साहब समाअत कर रहे हैं मुकदमात की, और वो भरी अदालत में जज को फासिक कह देते थे, एमी बगैर किसी वजह के अदालत में आके रास्कल हो, यू रास्कल, ये वो इस तरह बातें बुतें करके, और जज हंसते रहते थे। कुछ जज कहते थे ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इस तरह की उनके बारे में थी। आज वो अदालत में बैठ गए, तो उन्होंने, खोखर साहब ने पूछा कि क्रैश साहब क्या केस है आपका? तो उन्होंने बताया जी ना फलां फलां मेरा केस है। तो रीडर से उन्होंने कहा जी ना आप निकालें इनकी फाइल, पहले इनको सुनते हैं। तो रीडर ने आहिस्ता से खड़े होकर कहा कान में जज साहब के कि सर जी ने तो केस ही नहीं लगाया आज। तो फकीर मोहम्मद साहब ने कहा कि क्रैश साहब आपका तो केस ही नहीं आज लगा हुआ, तो डेट का पता कर लें क्या है उसकी। और उनका नहीं आप मेरे आर्गूमेंट सुने। उनका आपके आर्गूमेंट सुने, फाइल ही नहीं है। तो उनका मैं ज़बानी बता देता हूँ आपको क्या केस है मेरा। तो उनका जब फाइल नहीं, आर्डर क्या करूँगा? तो उन्होंने कहा आर्डर भी ज़बानी कर दे, ज़बानी आर्डर कर दे। ये सुनी से रही बात नहीं, मैं नहीं शाहद इस बात का। और फिर जज साहब, उन्होंने आर्गूमेंट्स किए, और फिर जज साहब ने, जो लॉ अफसर था अदालत में खड़ा हुआ, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्हें कहा यार इस मामले को देख लें ज़रा क्या मामला है। यानी ज़बानी आर्डर भी हो गया। हालांकि उसका जज साहब को भी पता था कि मेरे इस आर्डर का एडिशनल एडवोकेट जनरल ने क्या देखना है, और रशीद मुर्तज़ा क्रैशी साहब को भी पता था। लेकिन वो पता नहीं क्रैशी साहब के क्लाइंट से अंदर या क्या था, या क्लाइंट्स को कह के आए थे कि मैं आज जज को ठीक कर दूंगा। इस तरह के दलाइल हैं इनके हुकूमत के। ज़बानी कलामी में आप ये केस पेश करते हैं, और फिर अदालत से ये तवक्को रखते हैं कि वो ज़बानी कलामी कोई हुक्म भी जारी कर दे। ये भाई ऐसे नहीं होता। वो जो वहाँ की अदालत है बरतानिया की, जिसने वो खारिज की है अपना केस, ये वाला मनी लॉन्ड्रिंग वाला, हमजा और शहबाज शरीफ वाला, जो उसकी फैमिली का, तो वही केस ये है। इन्होंने अदालत को ये कहा भी है शहबाज शरीफ साहब ने कि आप सर ये वही परिंदा है जो वहाँ उस अदालत में था। लेकिन ये इनको उस पर क्या शर्मिंदा होना था। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सब ने कि जनाब उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक, वो ताल्लुक निकल आया, इनका लेटर निकल आया। चलो जवाबी लेटर ही था जो भी था, लेकिन वो सारी इस पर बात हो चुकी है। लेकिन इनके दलाइल वही हैं जो रशीद मुर्तज़ा क्रैशी साहब के थे। जनाब ज़बानी ये है, हमारे पास सबूत कोई नहीं है, आप ज़बानी हुक्म कर दें। अल्लाह से डरें, इंसाफ ऐसे नहीं होता। पहले हालात ख़राब हो गए होंगे आपके, इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के। ये जो कल रौला शौला पड़ा कि जनाब DGI कौन हैं, फैज़ हमीद साहब हैं या नदीम अंजम साहब हैं, तो वो कल मैंने इस पर 2 इलाक किए थे, और मैंने कहा था कि जो कल इशू बना, मामला बना है, जो एकदम हाइप क्रिएट हुई है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर, तो उसका मतलब कोई फौरी वजह नहीं है। वो इस वजह से वो नहीं आए नदीम अंजम साहब, और इस वजह से फैज़ हमीद साहब इस इजलास में थे, प्रीफिशनरी देनी थी। ये मैंने कल अर्ज़ किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई फड्डा नहीं है। फड्डा था, ये जुलाई से तकरीबन शुरू है। मैंने बताया था आपको कि कैसे जनरल साहब गए हैं बाजवा साहब के जनाब ट्रांसफ़र के लिए, और उसके बाद फिर ट्रांसफ़रें हुई भी हैं कुछ, लेकिन इनकी बीच में रुकी हुई थी। ये अब हुई है, तो पता ये चला है कि खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो कोर कमांडर्स मीटिंग में जनरल बाजवा ने रखा। उनका जनाब ये मामला है, डिसिप्लिन का इशू है, और द बेस्ट पर्सन जो पेशावर कोर के लिए नज़र आ रहे हैं वो फैज़ हमीद साहब हैं। उनका सारा तजर्बा है अफ़गान इशू को देखने का। तो और फिर दूसरा ये भी
कि ये उनका इस्तेहकाक है, इख्तियार है आर्मी चीफ का, जिसको चाहें वो पूछने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि इसलिए उन्होंने कोर कमांडर्स के गोशगुजार किया या उनके नोटिस में लाए, ताकि उनकी तायद एक मजमूई फ़ैसले का तासर जो है ये बन जाए। और यही मजमूई फ़ैसले का तासर जो है उन्होंने इमरान खान को बताया कि जनाब ये मेरा अकेले का नहीं, बल्कि तमाम कोर कमांडर्स का जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है, उसमें इस मामले को डिस्कस किया गया है। कहते हैं कि खान साहब ने कहा ओके ठीक है आप कर दें, जो भी है हो गया है। बाद में अब वो बातें चल रही है कि जी खान साहब वो मुकर गए हैं या जो भी हो गया है। बहरहाल एक तनाज़ा ज़रूर है, कशीदगी ज़रूर है, बदअतमादी की फ़ज़ा ज़रूर पैदा हुई है, टूट गई तड़क करके टाइप मामला हो गया हुआ है। तो अब जो फैज़ हमीद साहब हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे थे और जो कहते हैं कि अब 2 साल की मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरीम बाहर रहे, ये बातें हो रही हैं ना, वो खान साहब की कोई मदद नहीं कर पा रहे, ना कर सकते हैं। वो एक डिसिप्लिन फोर्स के आला अफसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 3 स्टार जनरल हैं, तो ज़ाहिर है उनका अभी टेन्योर भी पड़ा हुआ है। वो ISI के चीफ रह नहीं सकते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी के बगैर। वो जब चाहें उनकी खिदमात जो हैं विड्रा कर लें, वापस ले लें। ये और दूसरा वो इनकार नहीं कर सकते पेशावर कोर को कमान करने से। ये और ख़ान साहब जो हैं इनका ख्याल कुछ और था। अब ख़ान साहब जो हैं इनमें इतनी जुर्रत भी नहीं है कि जनाब ये नवाज शरीफ बन जाएं, जनाब वो उनको तब्दील करें या तब्दील करने की कोशिश करें। ये बात करना आसान है कि जनाब उनके पास बड़े इख्तियार होते हैं वज़ीर आज़म के और वज़ीर आज़म ये कर सकता है, लेकिन यहाँ इस मुल्क में ये तो बेचारा सिलेक्टेड है ना। ये बाद में ज़ोम पैदा हो जाता है बंदे को कि अवामी मकबूलियत, जैसे मुशर्रफ को एक ज़ोम हो गया जनाब मेरे इतने फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो वो एयरपोर्ट पे लाइनें लगी होंगी, लोग जनाब एयरपोर्ट से पता नहीं कहाँ तक बंदा ही बंदा होगा और वहाँ कोई भी नहीं था। ये एक बंदे को गलतफहमी पैदा हो जाती है। उस गलतफहमी के नतीजे में बंदा अपने आप को समझने लग जाता है कि जनाब मैं जिस सीट पे बैठा हूँ मैं अपनी ताकत से बैठा हूँ। ऐसा नहीं, खान साहब में इतनी ज़रूरत है नहीं जो ये कहा जा रहा है। और अब इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है इमरान खान को। तल्लुकात ठीक भी हो जाएं, फर्ज करें, वो वैसे कहते हैं ना शीशा टूट के अगर जुड़ भी जाए तो दरार बरकरार रहती है। अगर खान साहब उनके साथ तल्लुकात नीवा दा लैके पंजाबी जिन्हों कहते हैं जिदे आदि ने यू टर्न तो एवं ले लेंदे ने ना, तो वो अगर मामला सीधे हो भी जाए तो जैसे मैंने कहा कि एतमाद की फ़ज़ा तो वो टूट गई है, तो वो एक दूसरे पर एतबार नहीं करेंगे, उनके सही मशवरे को नहीं मानेंगे और वो खान साहब की किसी बात पे वो तो उनके पास तो खैर इंफॉर्मेशन होती है। हमने ये बताया था कि जनरल जब बाजवा साहब को मशवरा दे के जाते थे तो नीचे वाले जो साहब हैं फैज़ हमीद साहब, तो वो उसके उल्ट मशवरा दे जाते थे खान साहब को और खान साहब नीचे वाले के मशवरे पे ज़्यादा कान धरते थे। खान साहब तो हो गए हैं परेशान और इन हाउस तब्दीली की बातें फिर शुरू हो गई हैं। नून लीग जो है ये अभी तक पकड़ाई नहीं दे रही इन हाउस तब्दीली के हवाले से। अगर बात शुरू करना चाहते हैं इन हाउस तब्दीली वाली, वो कहते हैं कि मार्च से पहले या दिसंबर तक कुछ ना कुछ करें, तो ये मे भी ये हो सकता है ये कह रहे हैं नून लीग की पुरानी ये है मौक़िफ़ है पुराना, और अब भी वही है कि सेनेट चेयरमैन के लिए दोबारा कोशिश कर लें। वहाँ एक तो ये पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक मुदाखलत करती है और किस हद तक बात रहने के जो वादे हैं वो निभाती है। अब वो फैज़ हमीद साहब तो रहे नहीं, जो ये यार ये खुल्लम खुल्ला चीज़ें हैं, ये कुछ छुपी नहीं। सियासत में इन्वॉल्वमेंट की बातें ISI की IGI से लेके और ये मजहबी तंजीमें बनाने तक सारे मामलात में उनकी जो मुदाखलत है वो सारा, लेकिन कि यहाँ सेनेट से शुरू करें वहाँ से फिर आगे
चलाते रहें। नून लीग का मूड नज़र नहीं आ रहा इस हवाले से। बातें शातें अब होंगी, गुफ्तो शनीद भी होगी। मौलाना साहब भी आए हुए हैं शहबाज शरीफ के पास, जिस वक्त मैं वीला कर रहा हूँ इस वक्त उनकी मुलाकात जारी है। बहरहाल लेकिन इसका नून लीग चाहती है कि 5 साल कोई ऐसा हो जाए खुद ही गिर जाए, हम इसको कोई सियासी शहीद वगैरह ना बनाएं। और सियासी शहीद वाली जो बात है ये वो उसमें है नहीं, वो दमखम जमात में पीटीआई में रहा नहीं कि वो सियासी शहीद के तौर पे अवाम को पेश करें तो अवाम शायद उन्हें कबूल कर लें। अवाम तो शुक्राने के नफल अदा करेंगे कि यार जान छूटी। अब जो ऑप्शन है मुख्तदरा के पास, इमरान खान के पास के मुतबादल, खान साहब को यही एक है कि जनाब मेरा मुतबादल कोई नहीं, लेकिन मुतबादल लभदे देर नहीं लगती होंगी। पीपल्स पार्टी में वो कहते हैं जनाब साथ ही मुक गए, इन्हें एक सिंध तक महदूद हो गई है, ये मरकज़ में अगर भरपूर सपोर्ट भी कर दी जाए तो फिर भी शायद ना हो सके। एक ले दे के नून लीग ऐसी जमात है। अब नून लीग जो है अंदर खाते का मुझे नहीं पता, सामने आकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के किया आला जनाब तस्वीरें खिंचवाने के मूड में नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुल्लम खुल्ला हाथ मिला के फ़ोटो सेशन करवाने के मूड में नज़र नहीं आ रही। जो वो वही बात जो बयानिया है मियाँ नवाज शरीफ का कि जनाब वोट को इज़्ज़त दो, खिदमत को इज़्ज़त दो, मिला के एक मुश्तरका सा बयानिया बना लेंगे वो, या बना रहे हैं। वो कहते हैं जनाब इनको चेक करते रहें, हम कोई इंतकामी कार्रवाई आकर नहीं करेंगे जैसे कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ की थी। उन्होंने कहा ना कि हल्फ की खिलाफ वर्जी वाले मामले पे अगर वो आके इंक्वायरियाँ शुरू कर दें, एक नया फड्डा शुरू हो जाए, वो नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सबूत दें कि हम सियासत से दूर हो गए हैं, सियासत में कोई मुदाखलत नहीं, आइन के ताबे। बड़े चीफ साहब को कह रहे हैं वो कहते हैं छोटों से बात करने का फ़ायदा कोई नहीं। जिन्होंने ये फैसले करने हैं, जो हतमी जिन्होंने मोहर लगानी होती है, उनसे हमारी ये बात है, ये ज़राए से मैं बता रहा हूँ। और दूसरा वो मार्शाल्लाह की बातें कल हो रही थी जनाब, पता नहीं कौन सा ब्रिगेड 111 ब्रिगेड जो मूव कर गया और फलां हो गया, ये हो गया। वो पता भी नहीं चलता होता जब 111 ब्रिगेड ने मूव करना होता है, तो वो आधे घंटे बाद ही पता चलता है जब वो अपनी कार्रवाई भी मुकम्मल कर चुके होते हैं। और सरदस्त मुझे तो मूड नहीं इनका नज़र आ रहा, कैसा मूड कि जनाब वो तख्ता उल्ट दें या कुछ और कर दें। बहरहाल इस मुल्क में पता नहीं होता हालात का, लेकिन ऐसी सरदस्त कोई, क्योंकि ये 2008 से ये तय किया उन्होंने कि पीछे बैठ के कुछ हुकूमत की डोरियाँ शोरियाँ लाते रहेंगे, लेकिन इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने वाली बातें 2008 से इन्होंने वो बंद कर दी हुई हैं। कैनी साहब के दौर में यार ये सारा कुछ रुक गया था। एक स्ट्रेटजी बना ली हुई है उन्होंने, अशफाक परवेज़ कैनी स्ट्रेटजी कह लें या क्या कह लें उसको, डॉक्ट्राइन कह लें कि नहीं इक़्तिदार पे कब्ज़ा नहीं करना। अभी तक वही चल रही है, तब्दीली होगी तो किसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में होगी। फ़िलहाल जो उनकी पॉलिसी है वही। अब बातें हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वैनी शर्मन पाकिस्तान से क्या लेगी या क्या नहीं लेगी। हमारे जो वज़ारत ख़ारजा है वो फरमाते हैं कि जनाब उनके साथ बात हुई है, हमने उन्हें बताया है कि तालिबान की जगह अफ़गानिस्तान में किसी और की हुकूमत या किसी और को वहाँ इक़्तिदार जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और ये कुछ बात जो है वो उनके एलामिये की, और कुछ बात जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और पाकिस्तान तवील मुद्दती या तवील मियाद तल्लुकात चाहता है अमेरिका के साथ, या पुराने तल्लुकात की बहाली चाहता है, बराबर की सतह, जो भी ये झूठ चताली होता है। लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर ख़ारजा, वो इंडिया में अपना बयान, जब एक दिन पहले इंडिया में थी ना यार, तो वो वहाँ उन्होंने बता दिया था कि पाकिस्तान में सिर्फ एक नुक्ता है जिससे मैं बात करने जा रही हूँ, वो अफ़गानिस्तान वाला इशू है। और फिर वो दाश होगा, तालिबान होंगे, और तालिबान क्यों, और दोहा में भी मुज़ाकरात शायद अमेरिका के साथ अब
तालिबान के शुरू हो गए हैं। वो कहते कबूल शबूल वाली बात नहीं, हम तो अपनी मर्ज़ी से और जो चाहते हैं वो कि वहाँ दाश और वो ओसामा बिन लादेन की जो अलकायदा, उनको हम वहाँ चाहते हैं कि वो पनपने ना पाए। ये वो बात करके गई हैं। और सुना है कि जाते जाते कह दिए कि ज़्यादा अगे ना बढ़िया करूँ, अपनी हद च रहा करो, एमी क्रॉस ना कराया करो। दूसरे लफ्ज़ों में वो जो ये इज़हार है कि जो कहते हैं ना शिकस्त खोरदा जो मुल्क होता है उसको हर बात चुभती है, इंसानी नफ्सियात की तरह, कि जनाब कोई पहलवान जो गिर गया है उसको ये हम कहेंगे जनाब छोटू पहलवान नू असी कुश्ता दिता सी ते तेनू उन्हें सुटिया, तो वो बड़ा पहलवान छोटे पहलवान के जिसने इसको गिराया है उससे ज़्यादा उस कुश्ते वाले पे गुस्सा होगा। तो ये कहते हैं असी कुश्ता दिता सी जनाब तालिबान नू, और नान नेटोल आई था, सारा कुछ तयशुदा महादात के तहत हो रहा था। और खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हम पराई जंग में कूद गए थे, ये वो, इन्होंने उनको पूरी तरह इन्होंने नाराज़ कर लिया हुआ है। और चीन की बात मैं 1000 दफ़ा कर चुका हूँ कि चाइना भी नाखुश है। वो जो खिला है अमेरिका वाला, और अमेरिका के साथ जो यूरोपीय यूनियन और मगरबी ममालिक और नेटो ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ करेंगे। 22 सेनेटर्स ने बिल पेश कर दिया हुआ है, पाबंदियाँ लग सकती हैं। फिर मुख्तलफ जो यूरोपीय यूनियन के से हम फ़ायदे ले रहे हैं, वो माली फ़ायदे, तजारत के फ़ायदे, वो ख़त्म होने की बातें, ये खिला जो है ये पुर नहीं कर सकता चाइना फौरी तौर पर। और ना ही चाइना ऐसी कोई यकीन दहानी करवा रहा है पाकिस्तान को कि जनाब कोई बात नहीं, टेंशन न लवो। वो कहते असी तो खुद परेशान है, तुम करके ही रहे हो, सानू थोड़ा नहीं पता लगता, असी थोड़े ना किस हद तक खड़े होना, तुहानू आप नहीं पता तुसी सानू किस हद तक खड़ा करना। ये सारी बातें हो रही हैं। तो वो आई हैं कोई अंदर खाते धमकी शमकी देकर वो चले गई हैं कि बंदे बनो, ये कह के गई हैं असल में कि बंदे बनो भाई, अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।